हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज के हम इस वीडियो में न्यूज़पेपर की एनालिसिस करेंगे और हमारा जो मेन पॉइंट होगा, मेन जो टॉपिक होगा जिस पे हम फुली डिस्कस करेंगे वो है कि आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज इंक्रीजिंग इन इंडिया। जैसे कि कुछ कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे, साथ ही साथ न्यूज़पेपर की एनालिसिस करेंगे। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ होती हैं उनको हम देखेंगे। आज है 16 तारीख। मेरा नाम है लोकेश चौधरी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो की। तो आज की खबर में हम न्यूज़ में देखेंगे कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। पहली होगी कि जो बिपरजॉय का साइक्लोन हुआ है उसका लैंडफॉल हो गया है गुजरात में। उसके बाद एक्सपोर्ट्स डिप हुई है, यानी कि हम इंडिया के एक्सपोर्ट में कमी आई है। 5 महीने के कम रिकॉर्ड पे हुआ है। और इंडिया यूएस से बाई करने वाला है यूएवी अनमैन्ड आर्म व्हीकल। इसमें हम जानेंगे। इंडिया और पाकिस्तान इन्वॉय ने अटेंड किया है, तालिबान के साथ टॉक्स अटेंड की है। कहाँ पे? ओस्लो में, नॉर्वे में। इस बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद अगली खबर हम बात करेंगे कि 80 कास्ट टू बी एडेड सेंट्रल ओबीसी लिस्ट जो सेंटर की होती है उसमें 80 कास्ट ऐड होने वाली है। इसमें हम बात करेंगे कौन कौन सी ऐड होंगी। उसके बाद ओपन मार्केट सेल्स ऑफ फूड ग्रेन्स स्टॉप टू कंटेन इन्फ्लेशन को रोकने के लिए ओपन मार्केट जो सेल फूड ग्रेन की थी उसे रोक दिया है सरकार ने। इस बारे में हम जानेंगे। उसके बाद एक और न्यूज़ है कि जो अभी रैंकिंग सिस्टम आई थी एनआईआरएफ की, क्या वो सही है, किस हद तक सही है, कितना सही है, इस बारे में हम जानेंगे। और हमारा जो मेन टॉपिक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, इस बारे में हम जानेंगे। ओ, ये फिर से ऐड हो गया। एनीवेज, उसके बाद बिम्स्टेक के बारे में बात करेंगे कि विजन 2030 क्या है, इसमें बारे में बात करेंगे। खैर, चलते हैं पहली खबर पे। पहली खबर है स्ट्रॉन्ग विथ बेटर गुजरात एज साइक्लोन मेक्स लैंडफॉल। ये जो साइक्लोन बिपरजॉय कल लैंडफॉल कर गया शाम को 5:30 बजे, जिसमें भारी तबाही हुई है। अब तक आंकलन नहीं हुआ है, बट जखायू पोर्ट, कच्छ डिस्ट्रिक्ट पे इसका सबसे ज़्यादा असर देखा गया है। और जब लैंडफॉल हुआ था तो उसकी स्पीड करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी, बट उसके बाद जब लैंडफॉल किया तब उसकी स्पीड करीब 125 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो गई थी। बिपरजॉय की बात करें तो बिपरजॉय इस सदी का फर्स्ट साइक्लोन इन द अरेबियन सी, पहला साइक्लोन है अरेबियन सी का इस साल का। और अब आंकलन होगा जब ये वापस लौट जाएगा, तब आंकलन होगा कि एक्चुअली में कितने घटनाएं घटी हैं। कुछ लोग मारे भी गए हैं, 2 लोगों की अब तक मरने की खबर आई है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, आर्मी, बीएसएफ वगैरह पैरामिलिट्री के फोर्सेस वहाँ पे तैनात हैं। पुलिस की फोर्सेस वहाँ पे तैनात है। लोगों को डिस्प्लेस करके अलग जगह पे रखा गया है जिससे कि उनकी जान हानि का नुकसान ना हो। उसके बावजूद भी पेड़ उखड़ गए हैं। ऐसे वीडियोस आपने देखे होंगे, पेड़ उखड़ गए हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो पोल्स होते हैं वो उखड़ गए हैं। और तो और लाइट पावर सप्लाई बहुत ही डिस्टर्ब हुई है। खैर, आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि इसका जो आंकलन है ये क्या होता है, कितने लोगों के घर नुकसान हुए हैं। बट फिलहाल ये बहुत ही खतरनाक साइक्लोन है। अगर हम साइक्लोन की बात कर रहे हैं तो एक इंफॉर्मेशन और देते हैं कि इसको रोका कैसे जा सकता है। मीन्स इतना जो डिजास्टर हो रहा है उसको रोका कैसे जा सकता है। उसका अल्टरनेटिव तो होगा कि क्या ये हम नेचर के सामने ध्वस्त हैं? नहीं, हमने नेचर के साथ खिलवाड़ किया है, इसी वजह से ये हो रहा है। लाइक अगर हम इंडिया की कोस्ट की बात करें, इंडिया के अगर हम कोस्ट की बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पर भी साइक्लोन्स आते हैं। यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ पे बंगाल है, राइट। तो अभी हम, और यहाँ पे ये गुजरात है, ये देख रहे हैं, यहाँ पे अभी आया है ये वाला सौराष्ट्र वाले रीजन में। तो ये जो साइक्लोन अरेबियन सी में आया है ये ऐसे ऐसे जाते जाते ऐसे इधर लैंडफॉल हुआ है। और जो यहाँ पे साइक्लोन होते हैं इसका लैंडफॉल या तो बंगाल में होता है, वेस्ट बंगाल में, या फिर उड़ीसा में। तो पिछले कुछ सालों में अगर हम इस दशक की बात करें तो हमने मैंग्रोव्स फॉरेस्ट होते हैं, हमने मैंग्रोव्स को कटाई कर दी है। क्यों? लैंड यूज करने के लिए। बंगाल ने कटाई कर दी है, ये मार्शी लैंड है, इसमें भी कटाई हो गई है। बट उड़ीसा ने क्या किया है कि उड़ीसा में पहले भारी तबाही होती थी, जब साइक्लोन आते थे वो हमेशा ग्रसित रहता था। उसके बाद वहां की सरकार ने ऐसा उसने उपाय लगाया कि मैंग्रोव्स की खेती की, यानी कि जो मैंग्रोव्स अभी थे उसको और ज्यादा
बना दिए, यानी कि और ज्यादा प्लांटेशन कर दिया मैंग्रोव्स का। उसके बाद जैसे ही अगर तूफान यहाँ पे आता है साइक्लोन, तो उतना डिवास्टेटिंग नहीं होता है, उतना डिवास्टेटिंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंग्रोव्स लगाए गए हैं इन कंपैरिजन टू, सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स लगाए गए हैं इन कंपैरिजन टू वेस्ट बंगाल या फिर और भी कोस्टल जो स्टेट्स हैं उनके मुकाबले। जैसे कि गुजरात में अभी इतना नुकसान क्यों हो रहा है? मैंग्रोव्स नहीं है। ये एक क्या है कि नेचुरल बैरियर है, यहाँ पे हम दीवार नहीं बना सकते हैं। मैंने भी देखी वीडियो में, दीवार आ रही थी, उसको कोई असर नहीं हो रहा था दीवार से, वो हम दीवार से रोक नहीं पाएंगे, राइट। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, नेचुरल बैरियर है। और ये प्लांटेशन ग्रीनरी भी प्रोवाइड कराएगा, राइट। और ये टोटल फॉरेस्ट जो कंपोजिशन होता है उसमें भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, वो चाहे किसी स्टेट में हो, राइट, या वो चाहे किसी सिटी में हो। खैर, बात करें इधर चेन्नई की। चेन्नई इज द मोस्ट प्रोन सिटी, कैपिटल सिटी ऑफ फ्रॉम साइक्लोन। और ये जब साइक्लोन आता है तो इसमें क्या होता है? बाढ़ आ ही जाती है, राइट। यहाँ पे जो बीचेज हैं, बीचेज को हम लोगों ने ऐसा बना दिया है कि बस हम टूरिस्ट हैं, पोल्यूशन भयंकर कर रहे हैं, ठीक है, इस वजह से ही परेशान हो रहे हैं। बट इसका अगर हम बेसिक सबसे आसान उपाय बताएं, रोकने का उपाय बताएं, तो वो है मैंग्रोव। हमें मैंग्रोव की खेती करनी चाहिए, इनफैक्ट मैंग्रोव्स लगाने चाहिए, राइट। एनीवेज, ये मैंग्रोव्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी में, वो चाहे स्टेट पीसीएस में आता हो। और यहाँ पे सिंपल डेटा पूछा जाता है कि कौन से स्टेट के पास सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स हैं, राइट, ये है। तो ये थी पहली खबर। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर है कि एक्सपोर्ट्स डीप अगेन, ट्रेड डेफिसिट्स हाई 5 मंथ हाई। क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट हमने कम कर दिया है और ट्रेड डेफिसिट कितना हो गया है? 5 महीने के उच्चतम औसत स्तर पे पहुंच गया है। ट्रेड डेफिसिट की बात करें, जैसे मैंने पहले भी बताया है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि मान लीजिए कि हमने एक्सपोर्ट किया 100 रुपए का और हमने इंपोर्ट किया कितने का? 150 रुपए का। तो यानी कि हमने 50 रुपए का ज्यादा एक्सपोर्ट कर लिया। अगर हम बैलेंस की बात करें तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना हो जाएगा? 50 रुपए, राइट। तो ये बिलियन में आया है। अगर हम बात करें तो 10% कम हुआ है मई में, राइट। एक्सपोर्ट हमारा 10% कम हुआ है, डिप हुआ है। वहीं पे इंपोर्ट भी हमारा क्या हुआ है? डिप हुआ है। इंपोर्ट कितने का डिप हुआ है? बस 6.6%, यानी कि 4% का क्या है? डेफिसिट है, राइट। तो सबसे ज्यादा अगर ट्रेड डेफिसिट की अगर हम बात करें तो 4% की वैल्यू है $22 बिलियन, राइट, $22 बिलियन। इसका सीधा अगर हम बात करें कि ये किस वजह से हुआ है, तो ऑन मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड पे, यानी कि उसके साथ ही साथ यूक्रेन का युद्ध, राइट, और इन्फ्लेशन भी इसका रीजन है, क्योंकि साउथ अमेरिकन कंट्रीज में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। बहरहाल, अगर हम इंडिया की बात करें तो ये हमारा ट्रेड डेफिसिट डिप हुआ, यानी कि 5 महीने के सबसे न्यूनतम स्तर पे आया है, और ये अच्छी खबर नहीं है। खैर, आने वाले समय में अगर हम अगले महीने की बात करें, इस महीने शायद हम बढ़ा लें, ठीक है। एनीवेज, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, अगले हफ्ते हमारे पीएम मोदी साहब कहाँ जा रहे हैं? यूएस की ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे डील वगैरह साइन होगी। हमने बात की थी 2-3 दिन पहले जब बनाया था वीडियो, तो उसमें बात की थी कि शायद वहाँ के डिफेंस कोई डील कर सकते हैं, और वही हुआ। रिपोर्ट्स आई हैं कि इंडिया 31 MQ-9 रीपर अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल्स खरीदने वाला है, जिसमें से 15 नेवी के लिए दिया जाएगा और 8 आर्मी के लिए और 8 एयरफोर्स के लिए दिया जाएगा। इसकी पुष्टि हो गई है, इसकी डील पुष्टि हो गई है, डिफेंस मिनिस्ट्री से पुष्टि मिली है। बट वहां जाने के बाद जब पीएम साहब वहां जाएंगे तो इसका साइन होगा। अगर बिलियन इसकी बात करें तो ये करीब $3 बिलियन का क्या होने वाला है? डील होने वाली है। और ये एक तरह का ऐसा व्हीकल है, अनमार्ड व्हीकल है, जो क्या करेगा? निगरानी करेगा। हमारे जो बॉर्डर एरिया है, जो टेरेन एरिया है, जहां पे
मैनुअल इंसान फिजिकली नहीं पहुंच सकता है। कई कुछ जगह ऐसे होते हैं, जैसे हम कश्मीर की बात कर लें या फिर हम अरुणाचल की बात कर लें, वहां पे क्या है कि हम पहुंच नहीं सकते हैं। उत्तराखंड की बात कर लें, उत्तराखंड चाइना बॉर्डर की बात कर लें, वहां पे हम पहुंच नहीं सकते हैं, फिजिकल आर्मी के जवान पहुंच नहीं सकते हैं। तो उसकी देखभाल करने के लिए, वहां पे निगरानी रखने के लिए MQ-9 नाम का, ये कह सकते हैं वो ड्रोन है, राइट। ये अनआर्म्ड मैन्ड व्हीकल, यानी कि इसमें आदमी नहीं होगा तो जो उड़ेगा, यानी कि क्या होता है, ड्रोन ही उड़ता है। बस इसका नाम हमने क्या रख दिया है, अलग रख दिया है, राइट। तो ये होगा। अगर 2020 की बात करें तो हमने यूएस से लीज पे लिया था, यानी कि भाड़े पे लिया था हमने, कितने, 2 मंगाए थे। बट 2 इन्होंने क्या कर लिया है कि 2 ये नेवी यूज कर रही थी तब से, बट अब इनका ड्यूरेशन पूरा हो गया है। यानी कि किसी चीज की लाइफ होती है, इन्होंने लाइफ अपनी पूरी कर दी है, लाइफ स्पेन पूरी कर ली है। इसकी वजह से इनको रिटायर कर दिया जाएगा। और ये डील साइन हुई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड्स के द्वारा। यानी कि अगर हम बात करें डील साइन हुई है, तो यानी कि 31, जब कभी डील साइन होती है तो 31 में से करीब वो 15 क्या करेंगे, खुद से बना के लेके आएंगे, और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, यानी कि 16 यहाँ पे बनाएंगे। और यहाँ पे कौन सी कंपनी बनाएगी, HAL बनाएगी। तो ये क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील होती है, जिसमें टेक्नोलॉजी भी हम खरीदते हैं। सिर्फ हम वो नहीं खरीदते हैं, यानी कि हम सिर्फ हथियार नहीं खरीदते हैं, हम क्या भी खरीदते हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी भी खरीदते हैं, राइट। तो इसका अनाउंसमेंट होगा जब ट्रिप पे मोदी साहब जाएंगे। बहरहाल देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में कब जा रहे हैं। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, इंडिया एंड पाकिस्तान इनवाइस पार्टिसिपेट इन टॉक्स विद तालिबान। तालिबान अगस्त, सबको पता होगा 2021 में क्या कर लिया था, तालिबान ने वहां की सरकार को हटा के खुद से वहां के रूल करना स्टार्ट कर दिया था। बट उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें आई, तालिबान के पास बहुत से उथल पुथल हुए, वुमेन राइट्स छीने गए, NGO राइट्स छीने गए, वगैरह वगैरह। अगर हम उसमें मेन बात करें तो वुमेन का जो एजुकेशन है उसको बैन लगा दिया गया, अकेले बाहर बैन लगा, अकेले घूमना बैन लगा दिया गया। तो तब से ये परेशान है तालिबान की फंड कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। और इनफैक्ट तालिबान को कोई अभी तक गवर्नमेंट माना नहीं है कि वो वहां की गवर्नमेंट है। तो ये तालिबान परेशान होके ओस्लो गया, ओस्लो नॉर्वे में, ये दूसरी मीटिंग है नॉर्वे में, राइट। तो ओस्लो गया, नॉर्वे गया, नॉर्वे में कहा कि सर आप हमें थोड़ा पैसे दे दीजिए जिसकी वजह से हम काम चलाएं अपना। तो उसने कहा कि हम क्यों दें, नॉर्वे ने कहा हम क्यों दें, राइट। तो वहां पे नॉर्वे ने क्या किया कि यूरोप के कंट्रीज को बुलाया, एशिया की कंट्रीज को बुलाया, इवन अमेरिका को भी बुलाया था, राइट, USA को भी बुलाया था। क्यों, क्योंकि सर आप, हमने ओस्लो, नॉर्वे ने कहा कि सर हम एक टेबल प्रोवाइड करा दे रहे हैं, यहाँ पे तालिबान बैठा है, हम यहाँ पे सब बैठा दे रहे हैं आप लोगों को, आप बात कर लीजिए, राइट। तो इसमें क्या हुआ है कि अभी जो मीटिंग हुई है उसमें इंडिया के और पाकिस्तान के इनवॉयस मीट किए हैं, मिले हैं। बट ये जो इंडिया और पाकिस्तान के एनवॉय है, उन्होंने सिर्फ तालिबान से ही बात की है और ये आपस में नहीं मिले हैं, राइट? तो ये खबर है। बाकी इनकी परेशानी बहुत है, तालिबान के पास बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। और अभी हमने ईरान से चाबहार पोर्ट से 2000 मीट्रिक टन क्या प्रोवाइड कराया है, गेहूं प्रोवाइड कराया है। तो ये चाबहार पोर्ट से हमने क्या कर दिया है, अफगानिस्तान में डिलीवर कर दिया है ऑन ए ह्यूमैनिटेरियन एड। हमने कोई उपकार नहीं किया है, हमने मानवता के नाते हमने वहां पे क्या कर दिया है, प्रोवाइड करा दिया है, राइट। एनीवेज, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, बिम्स्टेक टू अडॉप्ट बैंकॉक विजन 2030 इन नेक्स्ट समिट। बिम्स्टेक की बात करें, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक साउथ एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप है और इसमें ये बात की गई है कि जो आने वाला 2030 का जो आने वाला मीटिंग है, समिट है, उसमें हम क्या करेंगे कि बात करेंगे जिसमें हम बैंकॉक थाईलैंड को एक क्या करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। यानी कि थाईलैंड को हम मेन सेंटर में रख के वहां की बातें करेंगे, थाईलैंड पे फोकस करेंगे और थाईलैंड को बढ़ावा देंगे। इसमें तीन मुद्दों पे बात होगी, इससे कि क्या फायदा होगा कि इनहेंसिंग रीजनल कनेक्शन, यानी कि जो रीजनल कनेक्शन है साउथ एशियन कंट्रीज का,
उनमें हम बढ़ावा देंगे। उसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, यानी कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इन्वेस्ट करने वाले हैं, उनकी बातें भी, उनको हम एक साथ लेके आएंगे, राइट। उसके बाद प्रोमोटिंग बिम्स्टेक इंटरनल स्ट्रेंथ, जो बिम्स्टेक का अपना ग्रुप है उसका जो इंटरनल स्ट्रेंथ है उसको बनाने के लिए, हम बढ़ावा देने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे, और यही हमारी कोशिश रहेगी। ठीक है, ये बिम्स्टेक के अगले समिट में ये विजन 2030 के बारे में बात की जाएगी। अभी हमने प्रपोजल बना दिया है, बिम्स्टेक के ग्रुप मेंबर्स ने बना दिया है प्रपोजल, और उसे अगली मीटिंग में पेश कर दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर काफी इंपॉर्टेंट है और हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कास्ट सिस्टम इंडिया में अभी एग्जिस्ट करता है। इवन अगर हम बात करें तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट पे बनी हैं, हमने इंडियन सोसाइटी में पढ़ा है, सोशियोलॉजी में पढ़ा है, और इस पे एक कॉन्सेप्ट है कास्टसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राइट। योगिंदर सिंह का आई थिंक कॉन्सेप्ट है कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति का कास्ट, जातिकरण। ठीक है, तो सेंटर ने क्या किया है कि 80 कास्ट को इंक्लूड करने जा रहा है, किसमें, ओबीसी लिस्ट में। सेंटर की भी अलग लिस्ट होती है ओबीसी लिस्ट, और स्टेट की अलग लिस्ट होती है, यानी कि ये स्टेट और सेंटर। ठीक है, सेंटर में ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एससी, राइट। ये तो स्टेट की होती है, पर्टिकुलर स्टेट की, हम किसी भी स्टेट की बात कर सकते हैं। इनफैक्ट सेंटर की भी होती है, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी। क्या है कि कोई जाति स्टेट के लिस्ट में ओबीसी में है, और कोई जाति, वही जाति सेंटर की लिस्ट में किस पे है, जनरल में है। ऐसा होता है, ऐसा कई सेंस में देखा गया है, कई जातियों में देखा गया है, राइट। बट वो हमें लेना देना नहीं है, यानी कि जो अगर हम बात करें कि अभी हमारा जो प्रोग्रामिंग होता, इनफैक्ट क्या कहते हैं, हमारी जो ज्वाइनिंग होती है तो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो अगर हम सरकार स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए क्वालिफाई होते हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें स्टेट का मांगा जाता है। और अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी वैकेंसी को या फिर एग्जामिनेशन को क्लियर करके ज्वाइनिंग करने जाते हैं, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ताकि वो रिजर्वेशन का आप फायदा उठा सके, राइट। रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं। तो ये ओबीसी प्रोवाइड, ये सेंटर प्रोवाइड कराता है, ये स्टेट प्रोवाइड कराता है, जैसे आप समझ गए। तो अभी 80 कास्ट को सेंटर ने ऐड करने जा रही है, उसमें हम देखेंगे कि ये प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 324, सॉरी, तो इसमें बात हुई है, और कई सारे स्टेट ने अपने अपने रिकमेंडेशन की है, रिक्वेस्ट किया है कि जो यहाँ पे हमारी जातियां हैं उनको क्या करिए आप, सेंटर की जो भी ओबीसी लिस्ट है, बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट है, उसमें हमको ऐड कर दीजिए। जैसे कि आंध्र प्रदेश ने रिक्वेस्ट किया है कि तुरुप कापू, राइट, तुरुप कापू जाति है वहां की, उसने कहा है कि आप हमें यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस में ओबीसी की लिस्ट में हमें डाल दीजिए, राइट। और हिमाचल ने माजरा किया है कि रिक्वेस्ट किया है। महाराष्ट्र ने लोधी, लिंगायत, भोयर, पवार, झांसे, ये लिस्ट कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। पंजाब ने यादव लोगों को कहा है कि सर आप हमें ऐड कर दीजिए, और हरियाणा ने गोसाई लोगों को। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ऐड की है। एज पर द प्रोसीजर ऑफ एडिशन प्रिस्क्राइब्ड इन द एनसीबीसी एक्ट 1993, बैकवर्ड क्लासेस कब आया था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 में। द पैनल इज मैंडेटेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ बेंच टू एग्जामिन सच प्रपोजल्स एंड देन फॉरवर्ड टू डिसीजन टू द यूनियन गवर्नमेंट, राइट। अभी क्या है कि मान लीजिए कि ये जातियां कैसे होंगी, ये जो स्टेट्स हैं इन्होंने तो अपना प्रपोजल भेज दिया, किसको, रिक्वेस्ट भेज दी बैकवर्ड एनसीबीसी को। अब ये एनसीबीसी क्या करेगा कि एक बेंच बिठाएगा और इनके बारे में क्या करेगा कि जानकारी इकट्ठी करेगा, राइट। ये जो जितनी जातियां सारे स्टेट्स ने दी हैं उन पे क्या करेगा, उनको एग्जामिन करेगा। उसके बाद वो प्रपोजल किसको भेज देगा, ये प्रपोजल किसको भेज देगा, ये यूनियन गवर्नमेंट को भेज देगा। द
then cabinet then needs to approve the addition and bring legislation to this effect। और ये उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट क्या ले आएगी, लेजिस्लेशन ले आएगी। और जब लेजिस्लेशन ले आएगी उसको पास करेगी, उसको पास करने के बाद जैसा होता है प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर साइन होगा, फिर क्या होगा, वो ऐड हो जाएंगी ओबीसी के लिस्ट पे, राइट। ऐसा ही होता है। ये कहाँ गई, सॉरी ये यहाँ गई एनसीबीसी पे। ये एनसीबीसी मैंने एक कमेटी बना दी, एक बेंच कंस्टिट्यूट कर दिया। एनसीबीसी को किसने भेजा, स्टेट्स ने भेजा, राइट। तो ये एक प्रोसेस होता है जिससे कि कोई भी जाति कोई भी जो कास्ट है वो बैकवर्ड लिस्ट में या फिर एसटी लिस्ट में कैसे आ सकती है, राइट। यानी कि एक कमीशन होता है, ये पॉलिटी में है। इनफैक्ट ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंडर, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद अगर हम अभी की बात करें तो 2650 कम्युनिटीज हैं किसके अंदर, सेंट्रल ओबीसी लिस्ट के अंदर। सेंटर के लिस्ट में इतनी अभी से 16 वर एडेड सिंस 2014, 2014 के बाद 16 ऐड की गई हैं, और 1270 एससी में है और 748 एसटी कम्युनिटी में यहाँ पे है। उसके बाद अभी हम बात करें कि द एनसीबीसी कंसीडर्स एडिशन टू सेंट्रल ओबीसी लिस्ट बेस्ड ऑन सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सजेस्टेड बाय मंडल कमीशन, राइट। पहले क्या होता था कि पहले जातियों को रिजर्वेशन कब दिया जाता था, सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस पे, राइट। ये ध्यान रहे, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। उसके बाद अभी लेजिस्लेशन हुआ था जिसमें ईडब्ल्यूएस लाया गया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लाया गया, यानी कि जनरल कैटेगरी में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको रिजर्वेशन दिया गया। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को कब देने के बाद ये ऐड किया गया इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, राइट। क्योंकि मंडल कमीशन ने तो एड्रेस किया था सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक, बट सरकार ने इकोनॉमिक को नहीं दिया था, सिर्फ किसको दिया था, सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस को, पीपल है उनको दिया था। बट इस गवर्नमेंट ने, एनडीए की गवर्नमेंट ने क्या किया है, एनडीए की गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक भी ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से हम उसके बेसिस पे हम क्या देते हैं, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन देते हैं, राइट। तो ये रहा कास्ट पॉलिटिक्स। और बहरहाल अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज्यादा हो जाता है जब कोई रिजर्वेशन की मांग करता है। जैसे जाट आंदोलन हुआ था, राइट, जाट आंदोलन हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें अभी सबसे लेटेस्ट मेताई ग्रुप की, फूकाई ग्रुप की, राइट। मेताई ग्रुप क्या चाह रही है, ये चाह रही है कि हमें क्या मिले, एसटी मिले, राइट, एसटी का दर्जा मिले। इसकी वजह से इनके कुछ सेक्शंस ने क्या किया था कि जुलूस निकाला था, राइट, प्रदर्शन किया था। बट वहीं पे मुठभेड़ हो गई, वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट क्लैशेस स्टार्ट हो गए, किसके साथ, फूकाई ग्रुप के साथ, और वही वायलेंस में क्रिएट हो गया है ऑल ओवर द मणिपुर, राइट। बहुत ही दयनीय स्थिति हो रखी है। इनफैक्ट हमारे एक यूनियन मिनिस्टर है जो वहां से, उनका घर था इम्फाल में, उनके घर को जला दिया गया है, राइट, यू कैन सी, राइट। वहां के एक विधायक को मर्डर कर दिया गया था, उनकी फैमिली को टॉर्चर किया गया। तो ये एक वायलेंस क्रिएट हो रहा है किस चीज के लेके, सिर्फ कास्ट को लेके, कास्ट पॉलिटिक्स, राइट। दिस इज द सिनेरियो ऑफ करंट इंडियन सिचुएशन। एनीवेज, come to the next point. Open market sales of food grains stop to contain inflation. सेंटर ने कहा है कि जो ओपन मार्केट सेल्स फूड ग्रेन्स की हमने कर रहे थे, पैसे क्या करती है कि अगर हम बात करें अभी गेहूं की रबी की क्रॉप्स बनी थी, तो रबी की क्रॉप्स जब हो जाती है तो सरकार क्या करती है, खरीदती है, राइट, उसी को तो एमएसपी देती है, खरीदती है। तो उसने, सरकार ने क्या किया कि कुछ हिस्सा खरीदा, यानी कि ये हिस्सा खरीद लिया और ये हिस्सा बचा रह गया। तो सरकार ने कहा कि अगर हम ये खरीद लेंगे तो मार्केट में इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। इनफैक्ट हमारे यहाँ ऑलरेडी इन्फ्लेशन है करीब 5.6%, राइट, है 5.4%, सॉरी। तो सरकार ने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, हम बंद कर दिए अब, जिसकी वजह से हम क्या करें, एटलीस्ट हम उसको रोक सकें, इन्फ्लेशन को रोक सकें। तो जो और स्टेट्स हैं
जो नॉन एनडीए रूलिंग स्टेट्स हैं, जैसे कर्नाटका में अभी लेटेस्ट चुनाव हुए हैं, तो वहाँ की सरकार ने कहा है कि ये एक तरह से साजिश है, राइट। ये हमारे जो सेंटर है वो हमारे साथ कंप्लाई नहीं कर रहा है और हम नहीं चाहते हैं, और हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनको ये परेशान कर रही है, ठीक है। ये कर्नाटका गवर्नमेंट का कहना है। बहरहाल अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका ने एक स्कीम लाई है, कर्नाटका ने एक स्कीम लाई है, अन्न भाग्य स्कीम, ठीक है, जिसके तहत 10 किलो अनाज, 10 किलो राइस, 10 किलो राइस बीपीएल परिवारों के हर एक मेंबर को दिया जाएगा, और या फिर उसके पास अंत्योदय कार्ड हो, ठीक है, अंत्योदय कार्ड होल्डर, राइट। तो उनको क्या दिया जाएगा, 10 किलो राइस अनाज दिया जाएगा। ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था, अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट बनी है। और हाँ, अभी फिलहाल में किस गवर्नमेंट ने वुमेन के लिए बस राइड फ्री कर रखी है, तो वो कौन है, कर्नाटका, राइट। दिल्ली ने पहले ही कर रखी है, राइट। ये बात है। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एनआईआरएफ की रैंकिंग आई थी, जिसमें अलग अलग सेक्शन में नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क ने बहुत सारे डेटा निकाले थे, रैंक निकाली थी, जिसमें कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की बात करें उसमें जेएनयू था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, राइट, आईआईटी मद्रास टॉप पे था, राइट, आईआईटी दिल्ली, जो टेक्निकल कॉलेज हैं वो टॉप पे थे। तो इसके पीछे कुछ का मानना ये है, और जो कॉलेजेस हैं उनका मानना ये, यूनिवर्सिटीज़ मानना ये है कि ये जो डेटा प्रोवाइड करती हैं, यानी कि ये जो जिस बेसिस पे ये अपनी रैंकिंग निकालती है एनआईआरएफ, वो बहुत ही रूड है, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट है नहीं, और उसमें कई सारी खामियां हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि क्या उसमें वाकई में कई सारी खामियां हैं, राइट। चलते हैं। तो इन ए डाइवर्स कंट्री अगर हम बात करें तो किसने परफॉर्म किया है, किसने निकाला है ये रैंकिंग, एनआईआरएफ ने। और एनआईआरएफ को किसने इस्टेब्लिश किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। कब इस्टेब्लिश किया था, 2016 में, राइट, 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें कॉलेजेस में, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वेट करते हैं कि हमारी रैंकिंग आए, हमें पता चले कि हम देश में किस स्थान पे हैं। यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेजेस होते हैं, कॉलेजेस का जो लिस्ट होती है उनकी अलग होती है, यूनिवर्सिटीज़ की अलग होती है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की अलग होती है, फार्मेसी की अलग होती है, मैनेजमेंट की अलग होती है, राइट। जिसमें देख सकते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्पेसिफिक डिसिप्लिन लाइक इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड फार्मेसी एंड लॉ, इन सारे चीज़ों में क्या करता है कि एनआईआरएफ प्रोवाइड कराता है रैंकिंग, राइट। एनआईआरएफ क्या करता है, रैंकिंग प्रोवाइड कराता है। एनआईआरएफ 5 फैक्टर्स पे इंडिकेट करता है, यानी कि 5 इंडिकेटर्स यूज करता है अपने स्कोर्स को बढ़ाने, इंक्लूड करने के लिए, जिसमें टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज पे 30% वेटेज देता है, रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस पे 30% वेटेज देता है, ग्रेजुएशन आउटकम्स पे 20%, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी पे 10% का ये स्कोर देता है, और परसेप्शन पे ये 10% का स्कोर देता है, ठीक है। यानी कि ये 100% स्कोर देने का मतलब हुआ कि टीचिंग एंड लर्निंग पे, रिसर्च एंड प्रोफेशनल पे, ग्रेजुएशन आउटकम्स पे, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी पे, और परसेप्शन पे, ये सब मिला के 100% स्कोर होता है। और इसमें इस बेसिस पे स्कोर दिया जाता है इस कैटेगरी में 5 इंडिकेटर्स पे। बहरहाल, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फोकस्ड ऑन रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस पार्ट ऑफ द इवेल्युएशन बिकॉज दे पे अ लॉट attention to bibliometric resource measures। जो NIRF है वो सबसे ज्यादा बिब्लियोमेट्रिक मेजर्स पे डिपेंड, सबसे ज्यादा रिलाई करता है किस कैटेगरी में, रिसर्च एंड प्रोफेशनल। ये जो कैटेगरी है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, यानी कि जिसका वेटेज 30% है, उसमें सबसे ज्यादा यूज करता है बिब्लियोमेट्रिक। बिब्लियोमेट्रिक के बारे में हम इसमें देख रहे हैं कि बिब्लियोमेट्रिक आखिर होता क्या है, जिसपे एनआईआरएफ बहुत ही ज्यादा रिलाई करता है, किसके लिए, यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। और ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है, और ये 30% ऑलमोस्ट स्कोर कवर करता है। तो बिब्लियोमेट्रिक क्या होता है कि बिब्लियोमेट्रिक रेफर्स टू अ मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च सच एज नंबर ऑफ
papers published, the number of times they are cited and the important factors generals, impact factors generals। जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी होती है जिसमें क्या होते हैं, पीएचडी होल्डर्स होते हैं, राइट, पीएचडी होल्डर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, इनको स्कॉलर्स बोलते हैं, उसके बाद प्रोफेसर्स होते हैं, राइट, प्रोफेसर्स होते हैं। तो ये कैसे बनते हैं, यानी कि ये थीसिस लिखते हैं, राइट, उस थीसिस को क्या बोलते हैं, साइटेशन बोलते हैं, राइट, साइटेशन बोलते हैं। और ये साइटेशन क्या होता है, पब्लिश होता है, ये साइटेशन पब्लिश होता है, और ये पब्लिश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होता है, जिसको लोग क्या करते हैं, जो या तो पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर रिसर्च कर रहे होते हैं, वो इस साइटेशन को पढ़ते हैं। और इस पढ़ने के कारण इसमें अगर मान लीजिए कि मैं इस साइटेशन को पढ़ रहा हूं, तो यानी कि मैंने एक साइटेशन ऐड कर दी, यानी कि एक साइट मैंने बढ़ा दिया, एक व्यू बढ़ा दिया। तो जितने ज्यादा व्यू आएंगे साइटेशन पे, उतने ज्यादा क्या होगा, ये क्या होता है, मेजर करता है बिब्लियोमेट्रिक, राइट। तो जो बिब्लियोमेट्रिक का सीधा सा फंडा है, वो किससे फंडा है कि आपका जो साइटेशन है, आपका जो रिसर्च पेपर है, वो कितनी बार पढ़ा गया है, या फिर उसको जर्नल्स में कितना छापा गया, उसका इम्पैक्ट क्या है, राइट। ये सीधा सा मतलब है कि हमने थीसिस जो लिखी उसका कितना इफेक्ट पड़ा है, नंबर ऑफ टाइम्स वो साइट किया गया है, ठीक है। एनीवेज, और इसमें होता है कि टूल्स फॉर असेसिंग रिसर्च, its efficiency, convenience, comfort, quality assessment performed by subject experts which are more resource intensive and required time। अब मान लीजिए कि ये बिब्लियोमेट्रिक तो सब पढ़ेगा नहीं, जो NIRF की टीम है वो तो अपने काम से काम रखेंगे। तो कुछ साइटेशन क्या होते हैं, कुछ साइटेशन को ज्यादा पढ़ा जाता है, उनकी नीड होती है। मान लीजिए कि मैनेजमेंट के फील्ड में अलग साइटेशन होगा, इंजीनियरिंग की फील्ड में अलग साइटेशन होगा, और कुछ साइटेशन होते हैं। उसके बाद अगर हम कहें तो साइंस बात करें, तो उन्होंने आर्ग्यू किया है कि बिब्लियोमेट्रिक इंडिकेटर्स डोंट फुली कैप्चर द इंट्रिकेसीज ऑफ साइंटिफिक परफॉर्मेंस दैट वी नीड मोर कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेथडोलॉजी। बिब्लियोमेट्रिक क्या होता है कि ये फुली कैप्चर नहीं करता है साइंटिफिक परफॉर्मेंस को। क्या? क्योंकि हमें कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेथडोलॉजी चाहिए होती है, ऐसी मेथड चाहिए होता है जिसको हम बहुत ही गहराई से पढ़ सकें, बहुत ही डीप नॉलेज हम गेन कर सकें, डीप इवैल्यूएशन कर सकें, राइट। और ऐसी मेथडोलॉजी क्या कराता है, बिब्लियोमेट्रिक्स प्रोवाइड नहीं कराता है, राइट। तो एक खामियां ये है कि जो बिब्लियोमेट्रिक्स है वो अपने आप में एक खामियां है, और बिब्लियोमेट्रिक्स का जो मेथड इस्तेमाल करती है NIRF, वो डीप इवैल्यूएशन मेथडोलॉजी यूज नहीं करती है इवन इन इटसेल्फ, राइट। एनीवेज, तो इशू क्या है कि हम सबसे ज्यादा रिलाई क्यों कर रहे हैं बिब्लियोमेट्रिक्स पे, क्योंकि NIRF तो करता ही है। तो the criticism has leveled against NIRF vis-a-vis efficacy and fairness to its approach for ranking universities. For example, the NIRF uses commercial database, right? This is the most important. यानी कि कॉमर्शियल डेटाबेस इस्तेमाल करता है, जो भी डेटा इस्तेमाल करता है NIRF, वो कॉमर्शियली वायलेबल जो है उसके लिए, जो कॉमर्शियली अवेलेबल है वही इस्तेमाल करता है। जैसे स्कोपस एंड वेब साइंस टू गेट बिब्लियोमेट्रिक डेटा, ये जो कॉमर्शियल साइट्स हैं यहाँ से डेटा उठाता है टू गेट बिब्लियोमेट्रिक डेटा, और बिब्लियोमेट्रिक डेटा के लिए कौन सा साइट उठाता है, स्कोपस और वेब ऑफ साइंस, राइट। बट दीज आइडेंटिटीज आर नॉट इम्प्रीवियस टू इनकरेज और मिसयूज, बट ये तो है नहीं। रिसेंटली वेब ऑफ साइंस हैड डीलिस्ट अराउंड 50 जर्नल्स। ये एक साइटेशन है जिसको करीब 50 जर्नल्स को इसने हटा दिया, ठीक है। तो NIRF तो जो डेटा उठा रहा है उसमें ही खामियां हैं, हमने देख लिया। तो ये कहां से सही होगा, इसमें तो खामियां हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि है कि नहीं है। देखते हैं, यूनिवर्सिटी रैंकिंग आर कंट्रोवर्शियल इन NIRF, राइट। द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड QS वर्ल्ड रैंकिंग ऑल हैव फ्लॉज, सभी में फ्लॉज है। वो चाहे MIT अगर हम मानते हैं कि पहली यूनिवर्सिटी है, टॉप की यूनिवर्सिटी है, उसमें भी फ्लॉज है, क्या पता ये भी नहीं हो, राइट। बट हम अब तक तो सुनते आए हैं हमारे दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन है, इंस्टीट्यूशन कौन है, वो है MIT, मैसाचुसेट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट।
Anyways, experts have emphasized that they ought to be transparent about data they collect, the sources and how they collect, and how that data becomes basis for total score. जो experts होते हैं वो कहते हैं कि हम डेटा सही कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट है, बट ट्रांसपेरेंट तो है डेटा, NIRF का जो भी डेटा इस्तेमाल करते हैं वो ट्रांसपेरेंट तो है, बट वो डिटेल्ड व्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं। जो NIRF का डेटा है वो डिटेल्ड व्यू नहीं प्रोवाइड करता। जैसे हम बिब्लियोमेट्रिक्स की बात करें तो बिब्लियोमेट्रिक्स को हर एक साइटेशन तो पढ़ता नहीं है, राइट? वो ये यहाँ से बिब्लियोमेट्रिक्स उठाता है, स्कोपस और वेब ऑफ साइंस है, राइट? और जो कि ये अपने आप में एक खामियां है, तो डिटेल्ड व्यू तो प्रोवाइड कराते नहीं है। उसके बाद द लेवल्स इन क्वेश्चंस आर इम्प्रिसाइज एंड पोटेंशियली मिसलीडिंग। ये एक मिसलीडिंग तो है ही, ठीक है, ये था। और अभी हम देख लिया कि रैंकिंग सिस्टम में क्या है खामियां। उसके बाद हम बात करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है हमारा, इस पे इनफैक्ट ये लास्ट टॉपिक है इस न्यूज़पेपर का। आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज इंक्रीजिंग इंडिया। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात कर ले तो पहले हम इसमें डिफरेंस जान लेते हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल में। कम्युनिकेबल हो गया और फिर ये नॉन कम्युनिकेबल हो गया, राइट? तो कम्युनिकेबल डिजीजेज यानी कि कम्युनिकेशन क्या होता है, बोलना। अगर हम बोलने से कोई बीमारी फैलती है तो उसे कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। सबसे बेहतरीन कोरोना वायरस यानी कोविड, राइट? उसके बाद अगर हम बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, राइट? हाइपरटेंशन हो गया। उसके बाद इसमें फ्लू वगैरह है, कोल्ड है, राइट? फीवर वगैरह होते हैं, जैसे हम किसी के सामने खांसते नहीं है, राइट? तो ये कम्युनिकेबल यानी कि जो हमारे सांस से या फिर हवा से फूकने से जो चीजें बीमारी हो जाती है उसे कम्युनिकेबल, और जो नहीं होती है उसमें नॉन कम्युनिकेबल। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि क्या सच में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं इंडिया में वो बढ़ रही हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, क्या इंडिया में बढ़ रहा है, राइट? किडनी स्टोन हो गया, राइट? स्ट्रोक्स हो गए, ब्रेन स्ट्रोक्स आते हैं, ट्यूमर हो गया, राइट? क्या ये बढ़ रहे हैं? तो इस बारे में हम इसमें देखेंगे। तो हाँ, the new national estimates for diabetes and other non-communicable disease shows that 31 million more Indians become diabetic in 4 years, right? 4 सालों में 31 मिलियन लोग किससे ग्रसित हो गए? डायबिटीज से, राइट? ये बहुत ही ज्यादा डेटा है, बहुत ही ज्यादा नंबर है, और ये आगे मैं बताऊंगा कि इसके रीजन क्या हो सकते हैं, इसके फैक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल है, क्यों होता है, और ये आने वाले दिनों में कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक नहीं है, राइट? तो 2021 के एक स्टडी में पाया गया कि 101 मिलियन लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं। 136 मिलियन लोग क्या है? प्री डायबिटिक है, यानी कि उनको डायबिटीज अब बस होने वाला है, उनको हो जाएगा, राइट? उसके बाद अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें तो 315 मिलियन लोगों के पास हाई ब्लड प्रेशर है, ये हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। 254 मिलियन जनरलाइज्ड ओबेसिटी यानी मोटापा, उसके शिकार हैं। 351 मिलियन पीपल एब्डोमिनल यानी कि जो पेट का मोटापा होता है उससे ग्रसित हैं। ये तो जनरलाइज्ड ओबेसिटी यानी कि उनका वेट बहुत ज्यादा है, BMI के हिसाब से उनका वेट काफी ज्यादा है। उसके बाद 213 मिलियन पीपल हैड हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया वेयर इन फैट कलेक्ट्स इन आर्टरीज एंड पुट इंडिविजुअल एट ग्रेटर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स। ये बहुत ही खतरनाक है, यानी कि आर्टरीज में अगर आपके फैट बढ़ जाएगा और वो फैट इतना बढ़ जाएगा कि मान लीजिए कि ब्लड रुक गया तो फिर आपको अटैक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है और स्ट्रोक भी लग सकता है। स्ट्रोक अगर लगेगा तो वो तुरंत क्या होगा, उसमें दिमाग में एक गुत्था तैयार हो जाएगा और वो क्या निर्माण कर देगा? ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देगा, राइट? ये बात है। उसके बाद 185 मिलियन है लो डेंसिटी हाइपर मेट्रोट्रियन LDL कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो डेटा है ये हम यूज कर सकते हैं किसमें? एसए में, या फिर जो इंडियन सोसाइटी का जो रीजन है, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी बात करें उस पेपर में हम इंट्रो में भी ये डेटा हम यूज कर सकते हैं। जब इंट्रोडक्शन या फिर किसी डेटा से हम किसी चीज को
एनालाइज करते हैं तो वो बहुत ही हैंडी हो जाता है और वो एक तरह से सुंदर दिखता है, राइट। यहाँ तक आंसर की बात करें तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगर एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है तो मिलियन में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। मोर देन 100 मिलियन ऑफ पीपल इन 2021 a study found that they are affected from diabetes and pre-diabetes, right। तो ये डेटा है, ये बहुत ही खतरनाक डेटा है, राइट। आप अब देख सकते हैं कि यानी कि 31 मिलियन 3.1 करोड़ लोग, राइट। और जिन्होंने चेकअप कराया है उनका तो है ही, जिन्होंने चेकअप नहीं कराया है रूरल एरियाज की, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इसमें है अभी इसी स्लाइड में, इसी में है, देख लीजिए। तो इस स्टडी का सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि ये कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो करीब 31 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया, कुछ यूनियन टेरिटरीज ने, और सैंपल साइज जो था 1,13,043, यानी कि इतने लोगों पे रिसर्च किया गया, यानी कि इनके लोगों पे स्टडी की गई, ठीक है। उसके बाद डायबिटीज एंड अदर, इस स्टडी से दो ट्रेंड इंडिकेट किए करते हैं, दो ट्रेंड का पता चलता है। पहला पता चलता है कि डायबिटीज और अदर मेटाबॉलिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सच एज हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डिस्लिपिडेमिया, ये क्या होता है, एक तरह से कह सकते हैं, अभी मैंने सर्च किया था इसे, राइट, लेट मी चेक, आर मच मोर कॉमन देन एस्टिमेटेड इन इंडिया, राइट। ये बहुत ही ज्यादा हो गया है, कुछ एस्टिमेट लगाए गए थे पिछले दशक में, बट उससे भी ज्यादा हो गया है हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डिस्लिपिडेमिया एंड मोर कॉमन डिजीज, राइट। While current urban regions had higher rates of metabolic non-communicable disease than rural areas, हाँ जरूरी नहीं है, बट अभी भी शहरों के में बहुत ही ज्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, with exception of pre-diabetes. Rural India will see a diabetes explosion in the next 5 years if it left unregulated, right? आने वाले 5 सालों में इंडिया की जो रूरल पॉपुलेशन है वहां पे डायबिटीज एक्सप्लोजन बहुत ही भयंकर तरीके से होगा अगर उसे रेगुलेट हमने नहीं किया तो। ये कहना है इस स्टडी का, और ये स्टडी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमें सिखाती है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, जैसे मैंने थंबनेल में लगाया है। आगे देखते हैं। उसके बाद द हाईएस्ट डायबिटीज प्रिवेलेंस इज फाउंड इन गोवा, पुडुचेरी एंड केरला। सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट कहाँ हैं? गोवा में, पुडुचेरी में और केरला में। और प्री डायबिटीज कहाँ है? सिक्किम में। हाइपरटेंशन सबसे ज्यादा पंजाब में, राइट, पंजाब में जिसकी वजह से ड्रग्स चलते हैं, राइट, क्राइम रेट ज्यादा है हाइपरटेंशन की वजह से। जनरलाइज्ड ओबेसिटी और पुडुचेरी में हाईएस्ट है और एब्डोमिनल ओबेसिटी केरला में हाईएस्ट है, ठीक है। हाइपर कोलेस्ट्रॉल एंड हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल केरला में ज्यादा है। द लोएस्ट प्रीवैलेंस ऑफ एमसीडीज फाउंड इन यूपी, मिजोरम, मेघालय एंड झारखंड। यूपी, ये मैं काफी ताजुब हो गया कि यूपी में ऐसा कैसे हो सकता है कि कम, बट चेकअप भी हो सकता है। उसके बाद द क्रॉस सेक्शनल पॉल्यूशन बेस्ड सर्वे ऑन एडल्ट्स, इसमें 20 साल से ज्यादा लोगों को, एज के लोगों को लिया गया था, राइट, सैंपल लिया गया था। और ये देखने वाली बात होगी कि इट इज स्टिल इंक्रीज इन मोस्ट अदर स्टेट। और ऐसा नहीं है कि अगर यूपी में नहीं है तो यूपी में नहीं हो सकता है, यूपी में होगा। चेकअप, जनरल अवेयरनेस यहाँ पे नहीं है। अगर हम डायबिटीज इस डेटा को फिर से देखें तो जो केरला का हेल्थ सिस्टम है, वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ सिस्टम है क्या, पूरे इंडिया का, राइट। तो वहाँ पे लोग अवेयर है अपने हेल्थ को लेकर। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में उतना हेल्थ सिस्टम, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, लोग उतने अवेयर नहीं है ताकि वो अपने डायबिटीज का पता लगा पाए, चेकअप करा पाए। तो ये भी एक रीजन है। अभी पता चलता है कि सबसे ज्यादा एफआईआर कहाँ दर्ज हुए थे, बलात्कार के, राइट, मोलेस्टेशन के, तो वो दर्ज हुए थे केरला में। तो एक ये भी फैक्टर है कि केरला में सबसे ज्यादा नहीं है। अगर हम पॉपुलेशन रेशियो की बात करें, प्रोपोर्शन से बात करें, तो यूपी में ज्यादा है, क्योंकि यूपी में लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं। वहीं केरला में लोग अवेयर हैं, एजुकेशन सिस्टम है वहां पे रिपोर्ट कर दिया जाता है, राइट। तो ये डेटा के पीछे की कहानी है, राइट, क्योंकि ये डेटा कहां से लिया गया होगा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से लिया गया है, राइट। ये बात है। खैर, चलते हैं आगे। ये बात है। और ये स्टडी क्या क्या इंपैक्ट कर सकती है? तो अभी वाइल इंडिया इज
in the past 4 years has substantially added burden of diabetes and hypertension person with generalized and abdominal obesity. The study gives us early warning that if it is not control this population which predisposed to NCD and life altering medical condition. बहुत ही हालत खराब होने वाली है, मैं इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो काफी बदल गई है। किसकी वजह से? कोविड के बाद से। एक तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर आया, जो कॉरपोरेट सेक्टर है उनको क्या ले गया, वो आदी हो गए काम करने के, वो उनका जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहे थे, और जो खा रहे थे अभी क्या हो गया है, एक ट्रेंड चल गया है। अभी मैं शहर में रहता हूँ, जिस शहर में, तो शाम को जैसे मैं बाहर कभी कभी निकलता हूँ तो देखता हूँ कि लोग कितना जंक फूड खा रहे हैं, राइट। फैमिलीज होटल में बैठ के, रेस्टोरेंट में बैठ के 10-10 हजार के खाने खा ले रही है। आई एम अमेज्ड, राइट, हाउ दिस पीपल आर, राइट। एक तो पैसे खर्च कर रहे हैं, इट्स ओके, बट दे आर वेस्टिंग देयर मनी ऑन देयर हेल्थ ओनली। दे आर, मतलब उनकी बीएमआई कह सकते हैं कि अगर उनकी बीएमआई के कैलकुलेटर पे रखा जाएगा तो कैलकुलेटर टूट जाएगा, मैं इतना कह सकता हूं। बट दे आर eating, just eating. How? Because they are obsessed with junk food. मैं कुछ दिन पहले एक मॉल में घूम रहा था, बहुत फेमस मॉल है पूरे नॉर्थ एशिया का सबसे बड़ा मॉल कह सकते हैं, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है। उसमें मैं घूम रहा था तो लोग बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना खाना मंगा लिए थे कि कम से कम उसका बिल तो आएगा। वो बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट चेन में खा रहे थे, कम से कम उसका बिल 5,000 तो आएगा ही आएगा, राइट। तो मैं और मेरे दोस्त थे, तो मैंने कहा कि पीपल आर सो ऑब्सेस्ड विथ जंक फूड इन दिस अर्बनिज्म। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड अर्बनिज्म, राइट। अर्बनिज्म ऑल्सो प्रोमोटिंग जंक फूड, right, because rural culture does not allow to penetrate junk food in their culture, right। तो ये बात है। और एक्सरसाइज तो काफी कम हो गया है, लोग एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हैं, राइट। फिजिकल एक्टिविटी हो ही नहीं रही। इनफैक्ट मैं जब बीमार पड़ता हूँ, आई एम इन अ वल्नरेबल लिस्ट, राइट। मैं अपने आप को एक वल्नरेबल सेक्शन में क्रिएट करता हूँ, काउंट करता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर आई एम अ फ्रेजाइल चाइल्ड सिंस आई गॉट कोविड। तो मेरे को डॉक्टर आज भी कहते हैं, मैं आज भी जाता हूँ तो कहते हैं कि बेटा तुम एक्सरसाइज करो, राइट। और मैं एक्सरसाइज किया था कुछ टाइम पहले, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी मेरी होती रहती है, राइट। फिजिकल एक्टिविटी होती रहती है। करीब मैंने 15-20 दिन 5-5 किलोमीटर दौड़े थे, राइट, जिससे वजह से मैंने अपनी हेल्थ सही की है और इनफैक्ट अभी सही है, राइट। तो और टाइम टू टाइम मैं शुगर टेस्ट कराता रहता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि मैं वेट ओबेसिटी मुझे हो रही है, एब्डोमिनल ओबेसिटी हो रही है, तब मैं खाना कम कर देता हूँ, एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाती है उस टाइम पे, खाना कम कर देता हूँ, उसके बाद शुगर टेस्ट भी करा लेता हूँ, राइट। एनीवेज, तो इसका इलाज क्या है? तो सबसे बड़ा रिस्क है अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लोग सो नहीं पा रहे हैं, राइट, चेंज हो गया है, ये सब रीजंस हैं। उसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो 4 मेजर एनसीडीज सबसे ज़्यादा क्या है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कि हार्ट से रिलेटेड पैटर्न, ठीक है, कैंसर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, डायबिटीज, ये क्या है? एमसीडीज है, यानी कि एनसीडीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है। ये सबसे ज्यादा है किसके अनुसार? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अनुसार, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है? रिस्क फैक्टर क्यों हो रहा है? अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यूज ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल, जैसे मैंने बताया। तो इसका समस्या का समाधान क्या हो सकता है? तो सबसे अच्छा उपाय है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया जाए, हेल्थ प्रमोशन और अवेयरनेस जनरेशन एंड प्रिवेंशन अवेयर किया जाए लोगों को। अर्ली डायग्नोसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि लोग अनसुना कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज फॉर एनसीडीज, यानी कि इनके लिए अलग से हेल्थ केयर और अप्रोप्रिएट बनाना चाहिए, जहाँ पे लोग जाके अपना चेकअप करा सकें। ये थी आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं ये वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो जाएगा, अभी मैं एडिटिंग करूँगा वगैरह वगैरह,
तो इसमें वीडियो लेट हो जाएगा एनीवेज, बट आप कल भी देख सकते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हो तो। मिलते हैं कल की वीडियो में, कल के करंट अफेयर में। बाय बाय, टेक केयर।